फिर आ जाते हैं हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड, लो मोलेकुलर वेट अमॉर्फस सॉलिड। इन केस ऑफ लो मोलेकुलर वेट अमॉर्फस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनमें कोई अरेंजमेंट या ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होती, कोई एक पैकिंग नहीं होती, बल्कि वो इंटेंगल्ड फॉर्म में होते हैं। जस्ट लाइक इसके एग्जांपल एक सिंपल सी है क्लास, अगर आप के पास स्पैगेटीज हैं और आप उनको बॉईल करो, कुक करो, तो उसके बाद उसको स्टीम करो, तो वो बॉईल होने के बाद क्या होता है कि वो जो आपके स्पैगेटीज हैं वो एक इंटेंगल्ड फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली अमॉर्फस जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं उनकी उनके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो भी उसी तरीके से होती है कि वो भी इंटेंगल्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं। सो कोई अरेंजमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन, कोई ऑर्डर नहीं होता इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, लो मोलेकुलर वेट अमॉर्फस सॉलिड। बट आप कहते हो कि उसमें जो ब्राउनियन मूवमेंट है, जो आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है, वो एट रूम टेम्परेचर फ्रोजन होती है, वो एक्टिवेटेड नहीं होती। सो इस बेसिस पे आप उसको सॉलिड का नेम दे देते हो, बट दिस इज नॉट अ प्योर सॉलिड। सो आप उसको इसीलिए ग्लासी सॉलिड का नेम देते हो कि उसकी अपीयरेंस जस्ट लाइक ग्लास है, बट वो कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, वो ग्लासी सॉलिड है। अब आपके पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको जब आप हीट करना शुरू करते हो तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें आपके पास सेगमेंटल मोशन जो है वो एक्टिवेट होना शुरू होती है। और जब सेगमेंटल मोशन जो है वो एक्टिवेट होना शुरू होती है तो आप कहते हो कि आपका जो ग्लासी सॉलिड है वो सॉफ्ट होना होने लग गया है, वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें चेन सेगमेंटल मोशन जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गई हैं और वो रबरी स्टेट में जाना शुरू हो गया है, वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो गया है। तो जिस टेम्परेचर पे आपका जो ग्लासी सॉलिड है वो हार्ड और ब्रिटल स्टेट से सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्टेट पे जाना शुरू करता है, तो उस ट्रांजिशन टेम्परेचर को आप टीजी यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम देते हो। सो जब भी हम प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो हम मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करते हैं, जब हम प्योर अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करते हैं। बट हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे पास सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें क्रिस्टलाइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है और अमॉर्फस पार्ट भी प्रेजेंट होता है। सो इसी वजह से हमारे जो पॉलीमर्स हैं वो दोनों टेम्परेचर हमें देंगे, यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी इनमें एग्जिस्ट करता है और उनमें टीएम यानी मेल्टिंग टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करता है। सो इसीलिए इन केस ऑफ पॉलीमर, इन केस ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स जिनमें डिग्री ऑफ क्रिस्टलैनिटी कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पॉलीमर जो है वो कम्प्लीटली अमॉर्फस हो, यानी उसमें डिग्री ऑफ क्रिस्टलैनिटी जो है वो 0% हो तो वो कम्प्लीटली अमॉर्फस स्टेट में चला जाएगा। अगर उसमें डिग्री ऑफ क्रिस्टलैनिटी 100% की तरफ चली जाती है तो वो आपका क्रिस्टलाइन पॉलीमर हो जाएगा। तो कभी भी ये 0 to 100 वाली कंडीशन जो है आपके पॉलीमर में एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलैनिटी है इन केस ऑफ पॉलीमर वो हमेशा 0 to 100 के इन बिटवीन लाई करती है। मीन्स आपका पॉलीमर जो है वो सेमी क्रिस्टलाइन होता है, जिसमें क्रिस्टलाइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है और आपका अमॉर्फस पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो क्रिस्टलाइन पार्ट के लिए हम टीएम यानी मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करते हैं, जहाँ पे सॉलिड जो है वो विस्कस फ्लड में चेंज होता है, और आपका जो अमॉर्फस पार्ट है, अमॉर्फस रीजन है, उसके लिए हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करते हैं, जहाँ पे आपका हार्ड ब्रिटल प्लास्टिक जो है वो आपकी रबरी या सॉफ्ट स्टेट में, फ्लेक्सिबल स्टेट में चेंज होता है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिस्कस कर लिया था। अब हमने देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर या टीजी पे अगर आपको याद हो क्लास, तो टीजी पे बेसिकली होता क्या है कि आपकी, अगर हम किसी सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने भी बात की कि वहां पे हमारे पास क्रिस्टलाइन रीजन भी प्रेजेंट है, वहां पे हमारे पास अमॉर्फस रीजन भी प्रेजेंट है। अब आपके पास एट टीजी होता क्या है कि आपका वो जो सेमी क्रिस्टलाइन पार्ट है उसमें से जो अमॉर्फस रीजन है उसके सेगमेंट जो हैं वो सेगमेंटल मोशन अपनी एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं
और उनकी सेगमेंटल मोशन होने की वजह से, आईबीएम स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपका वो जो हार्ड ब्रिटल प्लास्टिक है वो सॉफ्ट होके सॉफ्ट स्टेट या फ्लेक्सिबल स्टेट में जाना शुरू कर देता है, जिसको आप विस्को इलास्टिक स्टेट कहते हो। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन हुई है ये आपकी थ्रू ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी टीजी के थ्रू हुई है। अब टीजी के थ्रू थ्रू क्यों हुई है, क्योंकि बिसाइड जो इसके प्रीवियस आप कह लो बिहाइंड क्या है, सेगमेंटल मोशन एक्टिवेशन है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि सेगमेंटल मोशन को कंट्रोल करता है, उसको हिंडर करता है या उसको एक्टिवेट करता है, वही डिसाइड करेगा कि आपका जो पॉलीमर है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, रबरी स्टेट में होना चाहिए या मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। अगर आपकी सेगमेंटल मोशन कंप्लीटली जो है वो फ्रोजन होती है, आईबीएम और ईबीएम कंप्लीटली फ्रोजन होती है, तो हम कहते हैं हमारा पॉलीमर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि अगर हमारी सेगमेंटल मोशन यानी आईबीएम एक्टिवेटेड होती है और ईबीएम जो है वो हमारी फ्रोजन होती है, तो हम कहते हैं कि हमारा पॉलीमर रबरी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जब हमारे पास जो है आईबीएम और ईबीएम यानी सेगमेंटल मोशन और मोलेकुलर मोशन दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं, उसका मतलब क्या है कि आपका अमार्फस रीजन की तो सेगमेंटल मोशन पहले ही एक्टिवेटेड थी, बट आपके सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर में आपका जो क्रिस्टलाइन रीजन है उसकी भी आपके पास जो है वो आईबीएम और ईबीएम दोनों एक्टिवेट हो गई हैं। इसी वजह से आपका जो ओवरऑल मोलेकुलर मोशन है, ओवरऑल पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है पॉलीमर का, वो सारा का सारा ब्राउनियन मूवमेंट एक्टिवेटेड हो गया है और इसीलिए वो मेल्ट कर गया। ये सेगमेंटल मोशन डिसाइड करेंगी आपके पॉलीमर की फॉर्म या स्टेट को कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करे, इधर वो सॉलिड हो, रबरी हो या मोल्टन स्टेट हो। फिर आ जाते हैं कि ये जो सेगमेंटल मोशन है ये इन टर्न किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। उनमें हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट वन है टाइप्स ऑफ मोलेकुलर एग्रीगेट्स, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेन सेगमेंट्स, देन फिर साइज है आपके पास, और लास्ट वन है ज्योमेट्री ऑफ पॉलीमर चेन। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी सेगमेंटल मोशन जो है वो डिपेंडेंट है, मोलेकुलर एग्रीगेट पे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेन सेगमेंट पे, साइज ऑफ पॉलीमर पे। ठीक है, उसके बाद आपके लास्ट वन आ जाता है ज्योमेट्री ऑफ पॉलीमर चेन पे। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्लास। अच्छा, अभी हमने बात की कि जो हमारा जो पॉलीमर होता है वो कम्प्लीटली या प्योरली क्रिस्टलाइन नहीं होता, या वो कम्प्लीटली या प्योरली अमार्फस नहीं होता, वो सेमी क्रिस्टलाइन होता है। इट मीन्स कि हमारे जो पॉलीमर है उसमें अमार्फस रीजन भी एग्जिस्ट करता है, उसमें क्रिस्टलाइन रीजन भी एग्जिस्ट करता है। अब जितना क्रिस्टलाइन रीजन बढ़ता जाएगा, आई होप क्लास आपको समझ आ रही है क्रिस्टलाइन रीजन क्या होता है। क्रिस्टलाइन रीजन वो पार्ट है आपके सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर का जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट प्रेजेंट है, जहाँ पे फोल्डेड चेन प्रेजेंट है, एक आपके पास जो है वो पैकिंग है, वहाँ पे एक ऑर्डर अरेंजमेंट है, जबकि अमार्फस रीजन जस्ट लाइक मैंने आपको कहा इंटेंगल्ड चेन्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर में आपकी क्रिस्टलैनिटी बढ़ती जाती है, मतलब वो क्रिस्टलाइन रीजन वो ऑर्डर अरेंजमेंट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो सेगमेंटल मोशन है या आपकी जो मोलेकुलर मोशन है वो हिंडर होती जाती है। मींस कि क्रिस्टलैनिटी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल जो हैं उनकी सेगमेंटल मोशन और मोलेकुलर मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। रीजन क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए, चाहे उसको सेगमेंटल मोशन करनी है चाहे उसे मॉलिक्यूलर मोशन करनी है, उसे कुछ फ्री वॉल्यूम चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए जहां पे वो उस स्पेस को यूटिलाइज करते हुए वो सेगमेंटल मोशन या मोलेकुलर मोशन परफॉर्म कर सके। बट जब आप क्रिस्टलैनिटी हाई करते जाते हो अपने सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर में, तो वो जो फ्री वॉल्यूम है आप उसको डिक्रीज करते जाते हो। जो फ्री वॉल्यूम जैसे जैसे डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे सेगमेंटल मोशन और मोलेकुलर मोशन भी डिक्रीज करती जाएगी। क्लास ये कुछ समझ आया या नहीं? यस मैम। अच्छा, उसके बाद क्लास अब इट मीन्स कि आपने जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर है उसमें अगर आपने सेगमेंटल मोशन या मोलेकुलर मोशन करवानी है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सेगमेंटल और मोलेकुलर मोशन को फैसिलिटेट करे। ठीक है,
तो आपके पास पहला जो फैक्टर आ जाता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, चेन फ्लेक्सिबिलिटी। अब चेन फ्लेक्सिबिलिटी का नेम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्लास पता है कि पॉलीमर जो होते हैं वो आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स या चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या चेन पॉलीमर्स होते हैं जिनमें चेन्स एग्जिस्ट करती हैं। सो वो जो चेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपकी क्रिस्टलिनिटी के डिक्रीज या इंक्रीज होने से इफेक्ट होती है। सो अगर क्रिस्टलिनिटी हाई कर दोगे आप किसी सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर में तो उसकी जो चेन फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी को किस टर्म्स में मेजर किया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चेन सेगमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप फ्री वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा तो आपके पास जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है या रोटेशन है वो बढ़ती जाएगी। सिमिलरली जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेन की बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी, यानी वो इतनी ही इजीली उसके सेगमेंट्स मूव कर सकेंगे, रोटेट कर सकेंगे, ट्रांसलेट कर सकेंगे, वाइब्रेट कर सकेंगे। मींस उसकी मोशन जो है या मूवमेंट है वो डिपेंडेंट है फ्लेक्सिबिलिटी पे। जितना आप फ्लेक्सिबल करते जाओगे चेन को उतनी ही उसके सेगमेंट्स की जो मूवमेंट है या मोशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कम हो रही है? क्रिस्टलिनिटी के बढ़ने से कम हो रही है। अच्छा, अब क्रिस्टलिनिटी के बढ़ने से क्या हो रहा है? क्रिस्टलिनिटी बढ़ती है, सेगमेंटल मोशन जो है वो कम होती है। क्रिस्टलिनिटी बढ़ती है, सेगमेंटल मोशन क्यों कम होती है? क्योंकि चेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो सेगमेंटल मोशन जो क्रिस्टलिनिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करती है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करती है, सेगमेंटल मोशन डिक्रीज करती है। और इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है कि जितनी क्रिस्टलिनिटी बढ़ती जाएगी उतना ही ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मतलब क्रिस्टलिनिटी, हाई क्रिस्टलिनिटी मींस हाई ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब इसको समझ लेते हैं कि हाई क्रिस्टलिनिटी की वजह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। देखो, ग्लास ट्रांजिशन कब होनी है? जब आपकी आईबीएम एक्टिवेट होनी है आपके अमार्फस रीजन की। ठीक है, इन केस ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर। बट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर में आप क्रिस्टलाइन रीजन को हाई कर दो, यानी क्रिस्टलिनिटी हाई कर दो, तो जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइन रीजन जब हाई हो जाएगा तो वो क्रिस्टलाइन रीजन सिर्फ उसी पॉलीमर का पार्ट है जिसमें अमार्फस रीजन भी प्रेजेंट है। सो वो अमार्फस रीजन के जो सेगमेंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा। सो अगर अमार्फस रीजन के जो सेगमेंटल मोबिलिटी है वो इस क्रिस्टलिनिटी की वजह से इफेक्ट हो रही है, सो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलिनिटी है वो आपके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को भी इफेक्ट करेगी या उस पे भी उसका इन्फ्लुएंस है। क्लियर हुआ क्लास या नहीं? यस मैम। कोई ऐसे स्टूडेंट जिसे स्टिल कंफ्यूजन है? अच्छी बात है कि कंफ्यूजन नहीं है। मैंने लास्ट पे कुछ पूछना फिर उसका चुप मत कर जाना, खामोश ना हो जाना। अच्छा, क्लास अब हाइट हम्म हाइट इसका इंक्रीज होगा। दोबारा पूछूंगी, समझ नहीं आई। दोबारा पूछो, रोल नंबर 57, मुझे समझ नहीं आई आपकी। जब हम क्रिस्टलिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं ना इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि क्योंकि मान क्रिस्टलाइन, लो जब हम ठीक है जी सुन लो, क्रिस्टलिनिटी जब आप इंक्रीज कर रहे हो ना तो वो क्रिस्टलिनिटी का मतलब है कि एक जो आपका सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर है उसके अंदर जो क्रिस्टलाइन रीजन है वो आप बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, जी उसी पॉलीमर के अंदर वो क्रिस्टलाइन रीजन भी प्रेजेंट है, उसी पॉलीमर के अंदर अमार्फस रीजन भी प्रेजेंट है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? जब आपका अमार्फस रीजन अपनी आईबीएम एक्टिवेट करके रबरी स्टेट में जाता है। ठीक है, फ्रॉम ग्लासी स्टेट टू रबरी स्टेट। अब क्या होता है कि आपके अमार्फस रीजन के जो सेगमेंट्स हैं उन्होंने मोबिलिटी एक्टिवेट करनी है, तभी उन्होंने रबरी स्टेट में जाना है आफ्टर टीजी।
यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को क्रॉस करके। बट आपका वो जो क्रिस्टलाइन रीजन है जो कि बढ़ता जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उन अमार्फस रीजन के जो सेगमेंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को भी इफेक्ट कर रहा है, उनकी, क्योंकि वो उसी सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर का पार्ट है। सो उसकी क्रिस्टलिनिटी जो है वो उन चेन सेगमेंट्स को, अमार्फस रीजन के जो चेन सेगमेंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। ठीक है, जब उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाएगा। जी मैम ठीक। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन रीजन है क्लास आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसीलिए हम कहते हैं रिजिड होते हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। सो आप अगर सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर में क्रिस्टलाइन पार्ट को इंक्रीज कर रहे हो, मींस आप फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज कर रहे हो, आप रिजिड जो रिजिडिटी है उसको इनहांस कर रहे हो, उसको इंक्रीज कर रहे हो। सो अब कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि उस क्रिस्टलाइन रीजन में जो क्रिस्टलाइट पार्ट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने क्रिस्टलाइन रीजन तो आपके पास आ गया, बट वो क्रिस्टलाइन रीजन जो है उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे वेरी कर सकती है, या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी जो है वो कैसे कंट्रोल की जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उस फ्लेक्सिबिलिटी को, चेन फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द लीनियर पॉलीमर चेन। अगर आपका जो पॉलीमर है वो लीनियर है, वो ब्रांच नहीं है, सो उस केस में जो आपका जो पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर चेन जो होता है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है। फिर इसी तरीके से अगर आपका जो पॉलीमर चेन है उसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में भी आपका जो पॉलीमर है वो फ्लेक्सिबल होता है रिलेटिवली। फिर इसी तरीके से आपका जो पॉलीमर है उसके जो चेन्स हैं, उसके इन चेन्स में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, या कोई एरोमेटिक रिंग या कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सो उस केस में भी आपका जो पॉलीमर है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फिर थर्ड आपके फोर्थ वन पॉइंट आपके पास आ जाता है स्टीरियो रेगुलरिटी इन पॉलीमर। अब हमने टेक्टिसिटी में 3 तरह के पॉलीमर पढ़े थे और उनमें हमने कहा था कि जो हाईली स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर होते हैं वो होते हैं आइसोटैक्टिक एंड सिम्बियोटैक्टिक। ठीक है, सो आइसोटैक्टिक और सिम्बियोटैक्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं ये हाईली स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर होते हैं और इनमें भी जो चेन फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हाई होती है। फिर आ जाते हैं वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब अगर आपके जो चेन सेगमेंट्स हैं उनके इन बिटवीन जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है वो वीक हो, चेन सेगमेंट कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। दूसरा, उनके इन बिटवीन जो चेन सेगमेंट्स हैं उनके इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड वन, जो चेन सेगमेंट्स हैं आपके पास उनमें कोई डबल बॉन्ड ना हो या कोई एरोमेटिक रिंग ना हो, क्योंकि अगर एरोमेटिक रिंग या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आप बढ़ाते जाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चेन सेगमेंट डिक्रीज करती जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चेन सेगमेंट जब डिक्रीज करती है तो उसकी सेगमेंटल मोबिलिटी डिक्रीज करती है। सेगमेंटल मोबिलिटी जब डिक्रीज करेगी तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, सिमिलरली आपके जो चेन सेगमेंट्स हैं उनके इन बिटवीन जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है वो वीक होनी चाहिए। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तभी चेन सेगमेंट्स आपस में एक दूसरे की फोर्स को ओवरकम करते हुए मोबिलिटी स्टार्ट कर सकेंगे। अगर उनके इन बिटवीन इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं कि जो उनको मूव ही नहीं करने दे रही, तो वो कभी भी चेन सेगमेंट्स जो मोबिलिटी है वो एक्टिवेट होने में बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूटिलाइज होगा। फिर इसी तरीके से आपको पता है जब पोलर ग्रुप्स बढ़ जाते हैं आपके चेन सेगमेंट्स में, आपके पॉलीमर जो आप बना रहे हो उसकी जो आपकी पॉलीमर बैकबोन चेन है उसमें अगर आप पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो पोलैरिटी के बढ़ने से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो बढ़ जाती हैं। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। सो पोलैरिटी बढ़ जाती है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी बढ़ेंगी, और आप कहोगे कि अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ गई हैं बिटवीन द चेन सेगमेंट्स तो अब चेन सेगमेंट्स के लिए इंडिविजुअली मोबिलाइज करना या उनके लिए जो है उनकी जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी अगर पोलैरिटी बढ़ती है, क्योंकि पोलैरिटी डायरेक्टली कोरिलेट करती है विद द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। सो पोलैरिटी अगर बढ़ रही है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ेगी, अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ेगी तो चेन सेगमेंट मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, चेन सेगमेंट मोबिलिटी डिक्रीज करेगी तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वो फैक्टर है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करेंगे।
एनहांस करने के लिए आपको फिर पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करना, यानी आपके चेन सेगमेंट में पोलर ग्रुप नहीं होना चाहिए, कोई भी पोलर ग्रुप ना हो, यानी आपकी पूरा का पूरा जो पॉलीमर है उसमें जो चेन है वो आपकी नॉन पोलर हो या स्लाइटली पोलर हो। ठीक है। लास्ट जो पॉइंट आपकी चेन फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता है वो है एब्सेंस ऑफ बल्की ग्रुप, यानी जो आप पॉलीमर बना रहे हो उसमें बल्की ग्रुप नहीं होने चाहिए। जो साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं आपके पॉलीमर में वो बल्की ग्रुप कंटेनिंग ना हो, यानी उसमें जो हाइड्रोजन जो हमारे हम अगर हम सिंपल बात करें अपने पॉलीइथीन की, तो उधर हाइड्रोजन की जगह अगर मैं पॉलीस्टाइरीन को रिप्लेस कर दूं बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन या फिनाइल रिंग जो है आपके पास फिनाइल ग्रुप, ये एक बल्की ग्रुप है। तो बल्कीनेस जब भी बढ़ती जाएगी चेन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। चेन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि सेगमेंटल मोशन जो चेन की है वो डिक्रीज करती जाएगी। सो इट मीन्स कि आपका जो पॉलीमर है जो कि सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी चेन सेगमेंटल मोबिलिटी डिपेंडेंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चेन पे, और वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चेन डिपेंडेंट है कि आपका जो पॉलीमर है वो लीनियर होना चाहिए, तभी उसकी चेन फ्लेक्सिबल होगी। आपका पॉलीमर जो है वो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होना चाहिए, तभी उसकी चेन फ्लेक्सिबल होगी। अगर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर आप सिमिलरली एरोमेटिक रिंग इंट्रोड्यूस कर दोगे तब भी चेन फ्लेक्सिबिलिटी या चेन मोबिलिटी जो है, चेन की जो रोटेशन है अराउंड द कोवलेंट बॉन्ड वो डिक्रीज कर जाएगी। फिर आपके पास क्या है कि अगर आप स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर की बात करते हो तो जो आइसोटेक्टिक और सिंडियोटेक्टिक स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स होते हैं उनमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटिवली हाई होती है। फिर आपके पास आ जाते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, तो जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होगी उतनी ही चेन की फ्लेक्सिबिलिटी हाई होगी। और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को कौन कंट्रोल करते हैं, वो है पोलैरिटी। सो पोलैरिटी जितनी कम होगी या आपकी पोलैरिटी पोलर ग्रुप एब्सेंट होंगे आपकी चेन में, तो उतनी ही इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी और उतना ही आपकी चेन फ्लेक्सिबल होगी, जिसकी वजह से वो चेन जो है वो सेगमेंटल मोशन जो है वो इजीली देगी और आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो लो होगा वो सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर का। इसी तरह जो बल्की ग्रुप है वो आपके चेन सेगमेंट में एब्सेंट होनी चाहिए, तभी आपकी चेन सेगमेंट जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल होगी और आपकी जो सेगमेंटल मोबिलिटी है वो हाई होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अभी ये जो हमने बातें की हैं कि डबल बॉन्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग नहीं होना चाहिए, तो उसको देख लेते हैं कि अगर यही फैक्टर्स हम अपने पॉलीमर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या वो वाकई में उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जाते हैं, उनकी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी इंक्रीज या डिक्रीज उनमें फॉल आता है या उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वो उसी उसी रेंज या उसी फिनोमेना के अकॉर्डिंग होती है। सो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को। फर्स्ट वन हमारे पास है चेन फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप जो पॉलीमर चेन है यानी आपकी जो पॉलीमर की जो चेन है उसमें आप स्टिफनिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते जाते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है चेन की वो डिक्रीज करती जाती है। स्टिफनिंग ग्रुप का मतलब है बल्की ग्रुप। अब यहाँ पे दो पॉलीमर की एग्जांपल उसने दी है आपको। फर्स्ट वन इज पॉलीइथाइलीन या पॉलीइथीन, और सेकंड जो आपके पास पॉलीमर है वो है पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपीए शॉर्ट फॉर्म है एब्रिविएशन। अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह आपको यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है जो कि एक बल्की ग्रुप है। सो अगर आपके पॉलीइथाइलीन पॉलीमर को मैं पॉलीप्रोपाइलीन के साथ कंपेयर करूं तो पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो एक आपके पास बल्की ग्रुप कंटेनिंग पॉलीमर है। सो अभी हमने बात की थी कि जब आप साइड चेन जो है वो बल्की कर दोगे या आप बल्कीनेस को इन्हांस कर दोगे तो क्या होता है, चेन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करती है। जब चेन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करती है तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एनहांस करता है। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों जो पॉलीमर है उनमें से फ्लेक्सिबिलिटी किसकी हाई है, सो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लो है, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है मिथाइल ग्रुप से जो कि उसकी रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और इसी वजह से जो टीजी है वो इफेक्ट हो रहा है जस्ट बाय चेंजिंग द सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है क्लास यहाँ पे?
जी मैम। अच्छा, इसमें क्लास यहाँ पे एक रिपोर्टेड वैल्यू लिखी हुई है पॉलीइथाइलिन की, जो क्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो आपके पास होता है -125 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नायलॉन 6 की एग्जांपल पे, जो कि हमारे पास पॉलीअमाइड है। अब जो नायलॉन 6 है उसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे प्रीवियस हमने देखा कि जो पॉलीइथाइलिन पॉलीमर था उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज -125 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कोरिलेट कर सकते हो, -125 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है पॉलीइथाइलिन का, क्यों बहुत लो है? रीजन क्या है? लीनियर है। ठीक है। लीनियर जो है, लीनियर चेन जो होती है वो क्या करती है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेन सेगमेंट्स को, चेन फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो ये लीनियर है, चेन फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड क्या करते हैं कि चेन फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। चेन फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होता है। तो ये माइनस साइन आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके पास जितने फैक्टर प्रीवियस फैक्टर थे उन सबको अगर हम इस पर अप्लाई करें तो यहाँ पे पोलर ग्रुप है नहीं, यहाँ पे कोई पोलर ग्रुप नहीं है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे वीक हैं। कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है, कोई एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है। तो इसी वजह से आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, लो है। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा नायलॉन 6 पे, जो कि हमारे पास पॉलीअमाइड है। जो नायलॉन 6 है उसके केस में जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। रीजन क्या है? अब यहाँ पे जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो आपका +50 डिग्री सेंटीग्रेड है, हायर है देन पॉलीइथीन। तो ये जो इंक्रीज है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का इन केस ऑफ पॉलीअमाइड, या यहाँ पे जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की हाई वैल्यू वो क्यों है? रीजन ये है कि अगर आप नायलॉन 6 को देखो तो नायलॉन 6 में जो इनकी जो अगर हम ये एक चेन सेगमेंट है और ये दूसरा चेन सेगमेंट है, तो इन चेन सेगमेंट्स के इन बिटवीन आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो प्रेजेंट होती है। और यही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेगमेंटल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। रीजन क्या है? यहाँ पे एक और कि एक तो पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। उन पोलर ग्रुप, दो डिफरेंट चेन सेगमेंट्स के दो डिफरेंट पोलर ग्रुप जो हैं वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्टेड हैं। इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। वो हाई इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेन सेगमेंट मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये चेन सेगमेंट इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले उन्हें जो है ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो मोबिलिटी कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं। सो इस इट मीन्स कि इनको इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ थर्मल एनर्जी रिक्वायर है। और वो थर्मल एनर्जी आप किस फॉर्म में दोगे? वो टेम्परेचर की फॉर्म में दोगे। तो जो आप टेम्परेचर दोगे वो पहले तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूटिलाइज होगा और फिर बाद में सेगमेंटल मोशन को एक्टिवेट करेगा। तो इसी वजह से जो नायलॉन 6 है उसके केस में आपका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो हाई है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे फिर वही आगे क्लास आपके पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के जो आपका पॉलीइथाइलिन है उसका जो टीजी यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू पीवीसी एंड नायलॉन 6 सो नायलॉन जो है उसकी एग्जांपल हमने देख ली। अब पीवीसी का क्या होता है? पीवीसी में अगर आप देखो तो पीवीसी में हमारे पास एक पोलैरिटी या पोलर ग्रुप आ गया है जो कि क्लोरो है। यहाँ पे कार्बन क्लोरो जो बॉन्ड है वहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो कि स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कम्पेयर टू पॉलीइथीन, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इन बिटवीन जो पोलैरिटी डिफरेंस है वो आपका नहीं होता, इतना वाइड डिफरेंस नहीं होता, या वहाँ पे कोई डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। बट इन केस ऑफ पीवीसी आपके पास आपने पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसकी वजह से जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन केस ऑफ पीवीसी वो हाई है एज कम्पेयर टू पॉलीइथीन। सो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे पॉलीइथीन का और पीवीसी का, तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि पीवीसी का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू पॉलीइथीन। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं डबल बॉन्ड इंक्लूजन, कि अगर आप डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करवा देते हो अपने पॉलीमर में,
तो डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड जो है जब भी आप इंट्रोड्यूस करवाओगे अपने पॉलीमर चेन में, तो डबल बॉन्ड क्या करता है, वो आपकी स्टिफनेस को जो है वो इंक्रीज कर देता है, और जो मोबिलिटी है या सेगमेंटल मोशन है उसको डिक्रीज करता है। सो इंक्लूजन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो स्टिफन करता है चेन को, फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज करता है, फिर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को इनहांस करता है या इंक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल है क्लास पॉलीविनाइल कार्बाजोल की। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो कार्बन, अगर ये सिंपल हमारे पास पॉलीइथीन पॉलीमर के अगर हम कंपेयर करें तो क्या है, जस्ट यहाँ पे जो उसका एक हाइड्रोजन था उसको मैंने यहाँ पे इस ग्रुप से जो कार्बाजोल है उससे रिप्लेस कर दिया है, और कार्बाजोल आपको नजर आ रहा है कि एक बल्की ग्रुप है। तो यहाँ पे जो साइड चेन है या बल्कीनेस इंक्रीज कर गई है। अभी हमने बात की थी कि जो बल्की ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी सेगमेंटल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रीजन क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेन को डिक्रीज करते हैं। जब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेन डिक्रीज होती है तो सेगमेंटल मोशन भी डिक्रीज हो जाती है, और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो अगर पॉलीविनाइल कार्बाजोल का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देखा जाए तो वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि हाई है एज कम्पेयर टू इवन नाइलॉन। और उसका रीजन है क्या कि यहाँ पे बल्कीनेस या बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि उसकी सेगमेंटल मोशन को या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास समझ आ गया या नहीं? Yes, ma'am. अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बल्कीनेस पे, ये जो हमने भी देखा है पॉलीविनाइल कार्बाजोल, उसी तरह बल्कीनेस को एक्सप्लेन कर रही है ये भी एग्जांपल। और यहाँ पे हमने कंपेयर किया है पॉलीमिथाइल स्टाइरीन और पॉलीस्टाइरीन को। ठीक है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है वो हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया है या सब्स्टिट्यूट कर दिया है विद मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो मिथाइल इज अ बल्की ग्रुप एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें